सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अगला चैप्टर, जिसका नाम तो नहीं है, स्टोरी का नाम तो आप जानते हैं। इसे लिखा है रसिपुरंसी द्वारा। सो स्टार्ट करते हैं। रात का सन्नाटा चारों ओर फसरा हुआ था। एक आलीशान होटल के बाहर नैन्सी अपनी कार में बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता गुस्से के मिले जुले भाव हैं। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, जहां होटल के चारों ओर भारी सिक्योरिटी तैनात है। हर कोने में बॉडीगार्ड मुस्तैद खड़े हुए थे। यह नज़ारा देखकर नैन्सी ने झुंझलाहट में अपनी कार की स्टीयरिंग व्हील पर एक जोर से हाथ मारा और गुस्से से खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, अब मैं कहाँ के अंदर कैसे जाऊं? कैसे देखूं कि आदित्य सही है या फिर नहीं? इतनी सिक्योरिटी में घुसना नामुमकिन है, लेकिन मुझे देखना है उसे। मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? वो सही तो है ना, या फिर नहीं है? लेकिन उसके ऊपर हमला किया किसने? यहाँ आंध्र प्रदेश में कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जिसने उस पर हमला कर दिया? आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई? उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसकी चोट से भी खून आने लगा था। उसके दिमाग में सवालों का बवंडर चल रहा था। वह अंदर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके पास जिसका फ़ोन आया था वह वही आदमी था जिसे नैन्सी ने आदित्य पर नज़र रखने के लिए कहा था, और जब उसने बताया कि आदित्य पर हमला हुआ है तो उसका दिल तो जैसे एक पल के लिए धड़कना ही बंद हो गया था। इसी वजह से वह जल्दी से भागती हुई वहां पर आ गई थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी भी गई है। और वैसे था भी, आदित्य की सिक्योरिटी दुगनी से ही कई ज़्यादा कर दिया गया था, और ऐसे में अंदर जाना तो जैसे बिल्कुल ही नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन तभी नैन्सी ने कार की चाबियां उठाई और गहरी सांस लेते हुए खुद को हिम्मत दी। वह होटल के एंट्रेंस की ओर बढ़ने लगी और उसके कदमों में तेजी थी, लेकिन दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। जैसे वह मुख्य दरवाजे पर पहुंची, एक लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड उसके सामने आ गया, और बॉडीगार्ड ने नैन्सी को ऊपर से नीचे अजीब नज़रों से देखा, और फिर उसने कहा, पहले मुझे आपकी तलाशी लेनी होगी। बिना जांच के आप अंदर नहीं जा सकती। उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी का मन किया कि वह उसका मुंह तोड़ दे। आखिरकार वह अपनी तलाशी क्यों ही कराएगी? लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को शांत किया और नैन्सी ने जल्दी से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे बॉडीगार्ड के सामने लहराते हुए कहा, मैं क्वीन हूँ, आपकी बॉस आदित्य को देखने आई हूँ। मुझे पता चला है कि उन पर हमला हुआ है। मुझे उन्हें देखना है। उसके कार्ड को देखते ही बॉडीगार्ड थोड़ा झिझका, लेकिन तभी अपनी सोच में वापस से आ गई और उसने गुस्से में खुद को कोसते हुए वापस से अपनी कार पर हाथ मारते हुए खुद से झुंझलाते हुए कहा, नहीं, ये प्लान बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मैं ऐसे ही अंदर गई तो आदित्य को मुझ पर शक हो जाएगा। वह पूछेगा कि मैं इतनी रात को यहाँ क्यों आई और कैसे आई, और मैं तो अपनी वॉइस चेंजर ही घर पर ही भूल आई हूँ। ऐसे में वह मुझे ज़रूर पहचान लेगा। लेकिन मैं ऐसे तो और क्या करूँ? मुझे अंदर जाना है, मुझे उसे देखना है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। और वह अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर मारने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी अपना सर फोड़ ले, कि यह कैसी मजबूरी थी जो अपने पति तक को हक से देख भी नहीं सकती थी। यह सोचकर उसकी आंखें भर आई थी। सच में वह रोना चाहती थी। उसे इतनी ज़्यादा तड़प हो रही थी, इन 8 महीनों में कभी भी नहीं हुई थी जितनी उसे अभी हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरे, उसके गालों ने उन्हें छुआ, तो अचानक वह काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई। पहली बार वह एक माफिया ना होकर एक प्यार में पड़ी हुई पागल और नॉर्मल वाइफ लग रही थी, जो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसीलिए जैसे ही उसे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ, वह हैरान हो गई थी। आखिरकार वह कैसी हरकतें कर रही थी? वह सच में रो रही थी। वह लास्ट बार तब रोई थी जब उसकी बहनों को बेचा जा रहा था। तभी से उसने अपने आंसुओं को जैसे कहीं पर खो ही दिया था। वह तो तब भी नहीं रोई थी जब उसने खुद अपने हाथों से अपने पिता को मारा था। ना ही तब रोई थी जब ऋषभ ने उसे धोखा दिया था। ना ही तब जब उसे छोड़कर जा रही थी। लेकिन आज जैसे ही उसने आदित्य की चोट के बारे में सुना, वह भागी भागी सब छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। बल्कि उसे देखने की तड़प इतनी ज़्यादा थी कि उसकी आंखों से आंसुएं भी भर गई थी। आज वो सच में फील कर रही थी कि वह सच में आदित्य को कितना ज़्यादा प्यार करने लगी थी। वह अब उसे दूर नहीं रहना चाहती थी। वह उससे मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी, छूना चाहती थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके पास जाना यानी कि अपनी मौत की वजह बनना होगा, और वह उसकी मौत की वजह नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए वह सब कुछ ख़त्म करने से पहले उससे नहीं मिल सकती थी। लेकिन वह सब जल्दी से ख़त्म करेगी, इसका उसने फैसला ले लिया था।
लेकिन उसे अभी अपने पति को देखना था। उसकी बेचैनी जैसे बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी अंगुलियों से अपनी कनपट्टी को दबाया, जैसे अपनी उलझनों को शांत करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने आदित्य को नहीं देखा तो वह सांस नहीं ले पाएगी। उसके दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। आदित्य का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे ये चिंता खाए जा रही थी कि कहीं आदित्य को गंभीर चोट तो नहीं आई। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी जैसे बढ़ती जा रही थी। इसीलिए वह जल्दी से कार से बाहर आ गई और इधर उधर कुछ ना कुछ देखने लगी थी। अब तक सुबह के 6 बजने वाले थे, जिससे थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था। नैन्सी ने इधर से उधर घूम घूम रही कर यही देख रही थी कि कहीं से उसे तो रास्ता मिले। उसने खुद से ही फैसला किया, बार बार किया और बार बार दोहराया, क्या ऐसे ही में अंदर जाना कोई रास्ता है? उसकी बेचैनी उसे चुपचाप बैठने नहीं दे रही थी। उसने मुख्य द्वार की तरफ देखा, जहाँ हर तरफ गार्ड तैनात थे। यह साफ था कि मुख्य एंट्री से अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। उसने कुछ देर होटल के आसपास नजर दौड़ाई। उसे होटल के पीछे का एक रास्ता दिखाई दिया जो थोड़े सुनसान जगह पर था। हालांकि वहाँ भी कुछ गार्ड्स तैनात थे, लेकिन मुख्य गेट के मुकाबले वहाँ सिक्योरिटी थोड़ी कम थी। उसे थोड़ी उम्मीद मिली। उसने खुद से कहा, ये एक मौका है, मुझे यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करनी होगी। उसने पहली कार का दरवाज़ा खोला और सावधानी से होटल के पीछे की ओर चलने लगी। उसने अपनी चाल धीमी कर ली थी ताकि किसी गार्ड का ध्यान उस पर ना जाए। जैसे वह उस बैक एंट्रेंस की तरफ पहुंची, उसने देखा कि वहां पर एक डिलीवरी वैन खड़ी थी और कर्मचारी अपना सामान उतार रहे थे। यह देखकर नैन्सी की आंखें चमक गई। उसने मन में सोचते हुए कहा, अगर मैं इन डिलीवरी कर्मचारियों का इस्तेमाल करूँ तो शायद अंदर जा सकूँ। इत्तेफाक से उन सभी की ड्रेस भी ब्लैक थी। यह देखकर उसने तुरंत अपना ब्लैक कोट निकाल दिया और जल्दी से जाकर उसने उसे कार के अंदर रख दिया और अपनी कैप को सही किया और अपना फेस ना देखे इसलिए उसने उसे फेस से मास्क पर लगा लिया था, क्योंकि ऐसे तो कोई भी उस पर शक कर लेता। लेकिन उसने वह मास्क अपनी जेब में डाल लिया था और वह जल्दी से बालों को बांधकर थोड़ा सामान्य दिखने की कोशिश की। वह बहन के पास पहुंची और खुद भी सामान निकालने लगी कि एक कर्मचारी ने उसे देखते पूछा, तुम? जिस पर नैन्सी ने जल्दी से चेहरा नीचे करते हुए सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं आई हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और वह कर्मचारी उस पर शक करता उससे पहले वह जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन रास्ते पर चेकिंग हो रही थी। वैसे भी नैन्सी वहां पर कुछ करने थोड़ी आई थी। वह पास हो गई थी, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गई थी। वहां से निकलकर नैन्सी ने राहत की सांस ली। वह कर्मचारियों के साथ चलने लगी और उनकी आड़ में होटल के अंदर दाखिल हो गई। अंदर पहुंचने के बाद वह तुरंत सभी से बचकर मुख्य लॉबी से दूसरे रास्ते की ओर बढ़ने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने एक सुनसान गलियारे की ओर कदम बढ़ाया, जहाँ पर वह आदित्य के कमरे में जा सकती थी। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो रूम का दरवाज़ा खुला था और काफ़ी होटल के स्टाफ रूम की सफाई कर रहे थे, यानी कि वहां पर आदित्य नहीं था। यह देखकर वह परेशान हो गई। तभी एक स्टाफ ने उसे देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें रसोई में जाना है ना, नहीं आई हो क्या? जो रास्ता भूल गई? उसके मुंह से यह बात सुनकर नैन्सी अचानक से हैरान हो गई और उसने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं रास्ता भूल गई थी। किचन का रास्ता कहाँ है? जिस पर एक स्टार ने उसे दूसरी तरफ जाने का इशारा कर दिया। यह देखकर नैन्सी जल्दी से वहां से निकल गई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने झुंझलाहट के साथ अपने मन में कहा, आखिरकार आदित्य है कहाँ पर? रूम में तो वह नहीं है, तो फिर कहाँ है? सारी सिक्योरिटी यहाँ है तो ये साफ है वह इसी होटल में मौजूद है, लेकिन किस फ्लोर पर है, किस कमरे में है? वह अपने दिमाग पर सोचते हुए आगे चलती जा रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे चिराग पर पड़ी, जो कि काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। जिसे देखकर उसकी आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने जल्दी से अपनी कदम एक दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ा लिया था और वहाँ से दूसरी गली की तरफ बढ़ गई थी। वही वह स्टाफ नैन्सी को ही काफ़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह दूसरे रास्ते पर चली गई तो उसने हैरान से कहा, ये पागल लड़की, क्या मैंने इसे सही रास्ता नहीं बताया था? फिर भी ये दूसरे रास्ते पर भटक गई। तभी चिराग को देखकर उसके पास में खड़े हुए दूसरे स्टाफ और उस तरफ खिंची चली गई और जिसने
तुम भी उसे उसी खींचा लड़की था की उसने, तरह उसे पागल हो एक क्या दीवार से जो टिका काम पर दिया। ध्यान देने की वहाँ बजाय पर उस एक लड़की पर ध्यान बालकनी दे थी रही हो। और चुपचाप चाँद से की काम मध्यम करो वरना रोशनी उस तुम्हें बालकनी में इस पड़ रही होटल से थी। निकलना उस है। मध्यम जानती रोशनी हो ना कि कायरा ने हमारे देखा होटल कि में जिस कितने इंसान बड़े ने उसे खींचा था गेस्ट आए हुए हैं। वह ऊपर कोई से और नहीं हमारी बल्कि करण लापरवाही था, की वजह से जिसकी वजह से उनके ऊपर कायरा कर की इतना आंखों बड़ा में हमला थोड़ी भी हो देर गया के लिए था। हैरानी इसीलिए दिखाई दी, बातचीत करना बंद करो लेकिन और चुपचाप से फिर काम से करो उसकी आंखें वरना गुस्से से हमारा लाल हो मैनेजर गई थी हमें और खा वह जाएगा। कुछ पूछती जिस या पर फिर वह बोलती स्टाफ भी उससे जल्दी से पहले ही हड़बड़ाते हुए करण ने अपने अपने काम पतले में लग गई फुलाते थी। वह होंठों को चिराग को अचानक से देखकर नैन्सी कायरा के क्लियर थी होंठों पर रख आदत दिया यही था, है। क्योंकि अब करण ने सवाल था कि उस तरफ आदित्य से का आते कमरा हुए एक किस बॉडीगार्ड फ्लोर को पर है। देख लिया था। तभी वहीं उसे कुछ याद कायरा आया की कि आंखें उसने अचानक अपने से फोन पर उसी शख्स का इस नंबर डायल सडन किया किस जिसने की उसे वजह से हमले खुली की की खुली खबर रह दी गई थी। थी। उसने वह कॉल उठाते एकदम ही से नैन्सी अपनी को जगह पर धीरे से जम कहा, से गई मैं थी। वह अंदर करण पहुंच के गई हूँ। चेहरे को देखने आदित्य लगी, किस जिसने फ्लोर पर है। अपनी आंखों फोन को की दूसरी बंद कर तरफ रखा से था। चांद की पहले तो मध्यम कोई रोशनी जवाब में भी नहीं थी। आया। जैसे सामने वह वाला उसके चेहरे हैरान हो को लेकिन साफ फिर साफ उधर से देख पा रही कुछ थी। कहा करण गया और नैन्सी ने इतना तुरंत सुंदर लिफ्ट की था ओर कि कदम ऐसा बढ़ा लग दिए। रहा वह था बस मानो आदित्य भगवान को ने उसे बड़ी देखना फुर्सत चाहती से थी बनाया था। और यह और सुनिश्चित उसका करना चाहती थी कि वह कायरा कभी सुरक्षित इस है या फिर इनकार नहीं। नहीं कर सकती नैन्सी थी। वह तेजी से लिफ्ट देखकर की तरफ शॉक पहुंची। रह गई थी। कायरा उसके एकदम से कदमों की हैरान हो आहट चुकी थी। उसकी उसकी बेचैनी आंखें को खुली की जाहिर कर खुली रह रही गई थी। थी। वह लिफ्ट की करण के शीशे में चेहरे उसने को खुद देख को रही थी। देखा। वहीं करण ने थकी हुई अपनी आंखें आंखों को पर बंद चेहरा कर रखा दर्द था और उसने संकल्प से भरा हुआ उसके था। दोनों उसने अपने हाथों को गले अपने को साफ हाथों किया और के बटन साथ दीवार से दबाकर जकड़ लिफ्ट को रखा था। वहीं आदित्य के जब फ्लोर की ओर वह ले गई। बॉडीगार्ड उन लिफ्ट के दोनों के भीतर पास नैन्सी आया ने तो वह उन घबराहट से दोनों को अपनी उंगलियां ऐसे मरोड़ते देखकर हुए जल्दी से खुद वहां को से शांत चला करने गया की था। वहीं कोशिश की। करण उसका ने दिल बार बार जब यही सवाल कर फुट रहा था कि स्टेप्स की आदित्य सच आवाज में ठीक नहीं है ना। आई तो उसने अगर कुछ हो गया हो तो। अपनी आंखों को और ये खोला और हमला उसकी आखिर ठंडी किया नजरें किसने। कायरा लिफ्ट की के नजरों से दरवाजे जा जैसे टकराई खुले और फिर वह उसे उसने देखा कि दूर हो फ्लोर गया पर और एकदम से पहले से ही एक आदित्य कदम की पीछे हट गया सिक्योरिटी था। वहीं गार्ड्स कायरा थे। एकदम से उनका चेहरा शॉक्ड होकर गंभीर था खड़ी हुई और थी। उनकी तभी नजरें अभी पर तक हर कुछ भी आने समझ जाने नहीं वाले आ रहा था। वह शख्स पर हैरानी से टिकी खड़ी हुई हुई थी। बस नैन्सी करण को ही देखे जा अपनी रही थी। वहीं चाल जब करण ने धीमी कर उसे ली ऐसे ही और खड़े हुए खुद को देखा पूरी तो उसने तरीके उसकी से फिक्र करते सामान हुए किया सवाल और करते फिर हुए वह वहां बड़ी से धीमी दूसरी आवाज में तरफ बढ़ पूछा, गई थी। क्या जैसे ही तुम वह ठीक हो? आदित्य के उसकी रूम कही हुई में बात को सुनकर रूम कायरा में कुछ पहुंची नहीं नहीं बोली, क्योंकि और रूम में वह जा रही अभी भी सदमे बॉडीगार्ड में ने थी। उसे देखा उसने कुछ लेकिन भी वहां कुछ बिल्कुल भी भी नहीं समझ था। नहीं आ वहीं रहा था। नैन्सी वहीं आगे उसे की तरफ ऐसे बढ़ती जा रही थी अभी और भी चुप आसपास का और खड़ी हुई मुआयना देखकर करती करण जा रही थी। हल्का सा उसने महसूस किया मुस्कुराया कि और फिर आदित्य उसने का कमरा मुस्कुराते फ्लोर हुए के हल्के एकदम से बीच उसके में था और कंधे को उसके टैप किया और दरवाजे जैसे ही के उसने बाहर कायरा दो को टच किया, गार्ड्स वैसे ही खड़े थे। कायरा जल्दी से अपने नैन्सी को सेंस में समझ आ वापस गया आया कि और धीरे जैसे ही जाकर वो अपने अंदर सेंस में आई, घुसने की वहीं कोशिश करना उसकी नज़र बेवकूफ़ी उसके होगी। सामने खड़ी हुई गगन की नैन्सी ठंडी जैसे नज़रों से एक जा गहरी टकराई सांस ली और और जैसे ही सोचा उसने मुझे करण को चालाकी से देखा काम और उसे लेना याद होगा। आया ये कि अभी गार्ड्स मुझे थोड़ी देर ऐसे ही पहले ही अंदर नहीं आखिर जाने क्या देंगे। हुआ था। उसने और धीरे वैसे धीरे उसका पूरा फ्लोर के शरीर एक कोने जैसे की तरफ गुस्से की कदम वजह से बढ़ाए जहाँ कांपने उसे लगा था। उसकी रूम आंखें सर्विस का एकदम से दरवाजा गुस्से दिखाई की दिया। वजह ये से दो खून होटल की तरह लाल हो काफी गई ज्यादा थी, जिस बड़ा वजह था से जिस वजह से उसने गुस्से के वहां पर साथ कुछ भी ना इमरजेंसी सोचते में उसने अपने किसी भी पैर को रूम में घुमाया जाने के और लिए हर फ्लोर पर उसके एक गले पर सर्विस रूम मारने ही जरूर वाली था। थी कि करण वह ने जल्दी जल्दी से से उस कमरे के फुर्ती भीतर चली गई दिखाते हुए और उसके चारों पैर ओर को देखा। पकड़ लिया और वहां उसने कोई नहीं था। यह सब यह कुछ इतनी देखकर उसकी जल्दी और आंखें फुर्ती से जैसे किया चमक था गई थी। उसे कि एक उसके सफेद स्टेप्स कोट को देखकर और एक पल के ट्रॉली लिए मिली तो जिसे कायरा भी देखकर उसने हैरान हो मन ही गई थी, मन लेकिन कहा जैसे ही उसे याद आया परफेक्ट कि यही वह मेरे पास क्या है। था, वैसे अंदर ही जाने उसका का गुस्सा उसने वापस से उस जल्दी पर से अपने हावी कपड़े होने चेंज लगा किए था और रूम सर्विस और के उसने लिए कपड़े अपने पहन लिए। गुस्से से उसने दांत पीसते सफेद हुए कहा, कोट यू पहन लिया बास्टर्ड, और हाउ डेयर यू, अपने बालों को तुम्हारी हिम्मत टॉफी कैसे के हुई मुझे नीचे टच करने छिपा की। लिया और था। उसने जल्दी साथ ही से कुछ बालों अपने को पैर को आगे पीछे डाल लिया था किया। जिससे उसका चेहरा छुपा रहे। फिर ट्रॉली में कुछ खाली गिलास और एक जग पानी लिया और तौलिया रखकर वह आदित्य के रूम की तरफ जाने लगी। गार्ड्स के पास पहुंचकर नैन्सी ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, रूम सर्विस, मुझे अंदर जाने दिया जाए। गार्ड्स ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा लेकिन सफेद कोट और ट्रॉली देखकर शक नहीं किया। लेकिन फिर भी घूर कर देखा। बॉस ने किसी को रूम सर्विस के लिए नहीं किया है। जिस पर नैन्सी ने बिना घबराए जवाब दिया, सॉरी सर, लेकिन ये ऑर्डर उनके असिस्टेंट मिस्टर चिराग के द्वारा दिया गया है और यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई हूँ। अगर आपको शक है तो आप मैनेजर को कॉल करके पूछ सकते हैं। यह सुनकर गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। लेकिन अगर चिराग सर ने ऑर्डर दिया है तो वह
वह सही ही होगा। इसीलिए उन्होंने नैन्सी की अंदर जाने का इशारा दिया। यह सुनकर नैन्सी अचानक से खुश हो गई थी, लेकिन उसने अपनी खुशी छुपाई और अंदर की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसने जल्दी से अपने चेहरे पर अपना मास्क लगा लिया था और अपने चेहरे को सही से छुपाते हुए अंदर की तरफ देखा। उसने देखा कि आदित्य सोफे पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर बैठा हुआ था और उसने सामने सामने रखी हुई लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाई जा रहा था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखें वापस से भर आई थी और उसने जल्दी से उसे नीचे कर लिया था और अपनी तेज नज़रों से स्कैन किया। लेकिन उसके होठों के किनारे चोट के अलावा और कोई चोट नहीं थी। यह देखकर उसने एक चैन की सांस ली थी, लेकिन उसके होठ को सूजा देखकर उसका मन हुआ कि वह जाकर हल्के से उसके होठों को ही चूम ले, जिससे वह उसके दर्द को मिटा सके। लेकिन जैसे ही आदित्य को एहसास हुआ कि कोई उसके रूम में आया है, उसने गुस्से से कहा, चिराग, मैंने कहा था ना, मेरे परमिशन के बगैर मेरे रूम में आने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी लेकिन वह अचानक से बोलते बोलते बीच में ही हल्का सा रुक गया था, जब उसकी नज़र सामने खड़ी हुई रूम सर्विस स्टाफ पर पड़ी थी।
वहीं जैसे ही नैन्सी ने आदित्य की नज़रों को खुद पर महसूस किया, उसकी धड़कनें अचानक से बढ़ गई थी। तो क्या हुआ? नैन्सी आदित्य को पहचान लेगी या फिर आदित्य नैन्सी को पहचान लेगा? आखिर क्या मजबूरी है नैन्सी की आदित्य से दूर होने की? कमेंट जरूर करना। आदित्य के सवाल पर नैन्सी अचानक से घबरा गई थी और घबराहट में जैसे उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। लेकिन उसने इस बात से चैन की सांस ली कि आदित्य को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। वहीं आदित्य का गुस्सा उसे चुप देखकर बढ़ गया था। उसकी आंखें भी गहरी हो गई थी। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो और बिना मेरी इजाज़त के यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? नैन्सी ने घबराहट में अपनी टोपी को थोड़ा और नीचे किया कर लिया था, जिससे उसका चेहरा छिप जाए। वह अपने हाथों में हवा में इशारे करने लगी, मानो कह रही हो, मुझे मत डांटो। आदित्य ने अपने हाथ मेज पर रखकर कड़क आवाज में कहा, ड्रामा मत करो, साफ साफ बताओ कि यहाँ क्यों आई हो, वरना मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। नैन्सी ने जल्दी से ट्रॉफी पर लिखे हुए गिलास की तरफ इशारा किया और उंगलियों से इशारा किया, जैसे कह रही हो, मैं सिर्फ पानी देने आई हूँ, रूम सर्विस। लेकिन उसे गुस्सा करते देखकर वह भी मुंह बना रही थी और मन में बोल रही थी, बेटा छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वही आदित्य ने उसकी बात समझकर गुस्से से कहा, क्या मैंने पानी मांगा या मैंने रूम सर्विस बुलाई? लेकिन नैन्सी की कोई बात का इग्नोर करते हुए गिलास उठाया और भरते हुए ऐसा हाथ कांपने का नाटक किया जैसे वह आदित्य के डर से थर थर काँप रही हो। पानी भरते भरते उसने गिलास को आदित्य के सामने बनाया। आदित्य ने उसकी हरकतों को घूरते कहा, तुमसे एक गिलास पानी तो सीधा उठाया नहीं जा रहा है और तुम रूम सर्विस देने आई हो। जिस पर नैन्सी ने अपने मन में कहा, मैं तो तुम्हें भी उठा सकती हूँ, फिलहाल मेरी मजबूरी है, वरना मैं बता दी। फिर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए गिलास पकड़ते हुए माफ़ी मांगने के लिए एक सिर झुका लिया। लेकिन गिलास आदित्य ने पकड़ रहा था, जिस वजह से नैन्सी ने हाथ और भी ज़्यादा कांपने लगे थे कि कहीं वह उसे पहचान न ले, जिससे नैन्सी का हाथ कांप गया और सारा पानी सीधे आदित्य की पैंट पर गिर गया। पानी गिरते ही नैन्सी क्या क्या अचानक से बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने जल्दी से गिलास से अपना मुंह ढक लिया था। वहीं उसके इस हरकत से आदित्य का गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। आदित्य की आंखें गुस्से से जल उठी थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा होश ठिकाने तो है या मुझे जानबूझकर यहाँ पर परेशान करने आई हो? चुपचाप से मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय नैन्सी ने तुरंत तौलिया उठाया और पेंट पोंछने के नाटक करते हुए घुटनों के बल बैठ गई। क्या कर रही हो तुम? क्या तुम पागल हो? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, जुबान नहीं है क्या तुम्हारे मुंह में? आदित्य ने झपट कर तौलिया खींच लिया और गुस्से से बोला, तुम सच में रूम सर्विस हो या फिर? जिस पर नैन्सी ने जल्दी से अपनी उंगली से अपने गले की तरफ इशारा किया और सिर झुकाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे वह बोल ही नहीं सकती थी। आदित्य ने उसे अविश्वास भरी नज़रों से देखा, तो अब तुम पागल होने के साथ साथ गूंगी भी हो, बोल तो नहीं सकती लेकिन ड्रामा करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। यह सुनकर नैन्सी की आंखें आंसुओं से भर गई थी और उसने अपनी आंखों से आंसू भरने का नाटक किया और फिर दोनों हाथ जोड़ लिए। लेकिन उसने इतना ख्याल रखा उसका चेहरा पूरा ढक जाए। उसने ज़मीन पर इशारा किया जैसे माफ़ी मांग रही हो। नाटक बंद करो, आदित्य ने दहाड़ते हुए कहा। फिर अचानक से आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा क्यों छुपा हुआ है? टॉफी उतारो अभी के अभी। जिस पर नैन्सी ने घबराकर अपनी टोपी को दोनों हाथों से और नीचे कर लिया था, जैसे उसका चेहरा दिखाना कोई बड़ा राज खोलने जैसा हो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर सच नहीं बताया तो पुलिस को फ़ोन करता हूँ। आदित्य ने फ़ोन उठाते हुए कहा। नैन्सी ने घबराकर हाथ में हिलाया और हाथ हिलाकर बताने की कोशिश की कि उसका चेहरा सही नहीं है, इसलिए उसने ढका हुआ है। और फिर उसने ट्रॉली से दूसरा गिलास उठाया और जैसे ही जताने की कोशिश कर रही हुआ सिर्फ पानी देने आई थी, बाकी कुछ भी नहीं। स्टॉप इट। और तुम्हें लगता है मैं इस नाटक को सच मानूंगा? आदित्य ने गुस्से से कहा था। नैन्सी ने धीरे धीरे ट्रॉली पर झुककर एक तौलिया उठाया और आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई थी। आदित्य ने तौलिया लेते हुए झल्ला कर कहा, तुम मदद नहीं मेरा दिमाग खराब करने आई हो। और ये टॉफ़ी क्यों खींचे जा रही हो? आखिर क्या छुपा रही हो तुम? नैन्सी ने जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। रुको। आदित्य ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती और जब तक मैं तुम्हारे चेहरे को ना देख लूं, इसीलिए पहले अपना चेहरा दिखाओ। नैन्सी ने अपने माथे पर हाथ रखकर बेहोश होने का नाटक किया। क्या कर रही हो अब? आदित्य ने गुस्से से पूछा। नैन्सी ने इशारों में बताया कि उसे चक्कर आ रहे हैं और फिर उसने आदित्य की चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा और अपने दिल पर हाथ रखा जैसे वह उसकी चोट से दुखी हो।
जिस पर आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, ओह अब तुम मेरी चोट की चिंता कर रहे हो। आदित्य का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने गुस्से से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब गार्ड्स को बुलाओ, बिना ये नहीं रुकेगा। यह करते हुए उसने अपने फ़ोन को जेब से निकाला और कॉल करने के लिए स्क्रीन अनलॉक करने लगा, लेकिन नैन्सी ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के हाथों का स्पर्श होते ही जैसे बिजली की लहर दोनों के शरीर में ही दौड़ गई थी, जिस वजह से अचानक ही आदित्य की नजरें, नैन्सी की आंखें एक दूसरे से मिली। आदित्य की नज़रें कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं, लेकिन फिर उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो गईं, जैसे किसी पुरानी यादों ने उसे झकझोर दिया हो। उसकी आंखों से अचानक से पहनाव का भाव उतर आया। वह फुसफुसाई, ये आंखें, मैं इन्हें पहचानता हूँ, ये तो वही नैन्सी जो अब तक नाटक कर रही थी। जैसे उसने आदित्य के मुंह से यह सुना, अचानक से वह सहम गई थी और उसने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली थी और सिर झुका लिया था, मानो खुद को छिपाने की वह पूरी कोशिश कर रही हो। उसे ऐसे खुद को छुपाते देखकर आदित्य की आंखें और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी और उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ गया था और वह उसे घूर कर देखने लगा था कि क्या सच में ये नैन्सी ही थी। तभी अचानक से आदित्य की नज़र नैन्सी के हाथ की तरफ चली गई थी, जिसे वह अभी भी पकड़े हुई थी। लेकिन जैसे ही आदित्य ने अपने हाथ पर वही चमकती हुई अंगूठी देखी जो कि नैन्सी ने पास थी और हमेशा उसे पहनी रहती थी, वो अचानक से चौंक गया। उसका ध्यान पहले कभी भी इस रिंग पर क्यों नहीं गया था और उसने अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि वह इतनी बड़ी बात को भूल कैसे गया। ये रिंग, उसने धीरे धीरे कहा, जैसे किसी गहरे राज का पर्दा फांस हो रहा हो। उसने जल्दी से एकदम से नैन्सी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसके इस हरकत से उसका फ़ोन जाकर ज़मीन पर गिर गया था। उसका पूरा ध्यान तो सामने खड़ी हुई लड़की पर था। उसने जल्दी से पूछा, ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तो वही है जिसे नैन्सी ने कहा था कि ये सिर्फ एक ही होती है और ये सिर्फ रिंग उसी के पास ही थी। यह सुनते ही नैन्सी का दिल मानो तेजी से धड़कने लगा था। आखिरकार उसे जिस चीज़ का डर लग रहा था वह हो ही गया था। उसने सच में उसे पहचान लिया था। उसकी सांसें जैसे भारी हो गई और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा था, अब क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब। उसने ऐसे घबराते हुए देखकर आदित्य का शक अब यकीन में बदलने लगा था। उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा और गंभीरता से लाते हुए कहा, तुम ही हो ना नैन्सी, है ना? यह सुनकर नैन्सी का पूरा शरीर जम सा गया था। उसके भीतर डर और घबराहट का तूफान मच गया था। उसने जल्दी से अपने दिमाग को शांत किया और इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र ट्रॉली पर रखे हुए पानी के जग पर पड़ी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। उसने बिना कोई समय गंवाए जग को उठा लिया। आदित्य, जिसका पूरा ध्यान नैन्सी के मास्क को हटाने पर था, जैसे ही उसने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने वाला था कि नैन्सी ने झटके से जग उठाकर पूरा पानी आदित्य के ऊपर उड़ेल दिया। ठंडा पानी अचानक से आदित्य के चेहरे और कपड़ों को पर गिरा और उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई थी। ये क्या हरकत है नैन्सी? आदित्य गुस्से से चीखा, लेकिन उससे पहले ही नैन्सी ने अपना हाथ छुड़ाया और अचानक नैन्सी की अंगूठी से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल वह वहां से गायब हो गई थी। वहीं जैसे ही आदित्य ने अपनी आंखें खोलकर उसने सामने देखा तो सामने कोई भी उसे नैन्सी दिखाई नहीं दी। यह देखकर अचानक से वह हैरान रह गया था, आखिरकार वह कहाँ गई? उसके दिमाग में यही सवाल आया क्योंकि वह दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था, इसलिए यह तो साफ था कि वह अंदर ही रूम में होनी चाहिए, जिस वजह से वह जल्दी से कमरे में हर तरफ नैन्सी को ढूंढने लगा जहाँ पर वह छुपा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी अचानक से एक सुनसान इलाके में खड़ी थी जहाँ उसकी कार पार्क थी। उसने हैरानी से अपने आसपास देखा और अपने हाथ पर अंगूठी को घूरने लगी थी। ये कैसे हुआ? उसने खुद में बड़बड़ाया। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसके दिल में अचानक से कई सारे सवाल उठने लगे थे, लेकिन वह उससे पहले जल्दी से कार की तरफ बढ़ी और कार का दरवाज़ा खोला और जल्दी से कार के अंदर बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर बैठते उसने मन के में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। ये अंगूठी मुझे यहाँ कैसे ले आई? आखिर ये अंगूठी चीज़ क्या है? देखते हो तो इतनी सिंपल है, फिर इसमें अलग क्या है? इतने दिनों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, फिर आज ही ये जादू क्यों? जबकि मुझे तो जादू टोना करना आता भी नहीं है। फिर क्या है ये रिंग? उसके दिमाग में ऐसे ही
कई सारे सवाल चल रहे थे। वह इस अंगूठी को पीछे की कहानी नहीं जान पा रही थी। आखिरकार इसका कुछ न कुछ तो रिश्ता था उसके और आदित्य के बीच, वरना क्यों वह इस रिंग के मिलते ही सीधे आदित्य के पास आ गई थी उसकी बीवी बनकर। और उसने देखा तो वह जितनी बार भी रोशनी में चमकी थी वह हमेशा आदित्य के साथ होने पर हुई थी। इसका मतलब इसका कनेक्शन जरूर आदित्य के साथ था, लेकिन क्या था वह इस बात को नहीं जान पा रही थी। वह सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थी। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और कार में बैठकर अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा वह इस रिंग को पीछे की कहानी के बारे में ज़रूर पता लगाएगी, लेकिन पहले उसे इस चीज़ का पता लगाना है कि आखिरकार आदित्य के ऊपर रात का हमला किसने किया था। वह आदित्य के रूम में देख कर जान गई थी कि ज़रूर हमला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, जिससे उसकी जान तक जा सकती थी। इसीलिए उसने गुस्से से साथ कार को स्टार्ट किया और वहां से निकल गई। वह अंगूठी की शुक्रगुजार थी कि उसकी वजह से आदित्य के सामने से निकलने से आज कामयाब हो गई थी, वरना आज तो वह सच में पकड़ी ही जाती। लेकिन रास्ते पर उसके दिमाग में वह अंगूठी ही चली जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य पूरे रूम में देख लिया था, लेकिन नैन्सी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। यह देखकर उसका गुस्सा अचानक ही बढ़ गया था। ठंडे पानी से भीगा हुआ वह सन्न खड़ा था। उसने जल्दी से अपने कपड़ों को झटका और गुस्से से फर्श पर फोन उठाया और जल्दी से चिराग को कॉल किया। चिराग बेचारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वह अपने साथ कुछ गार्ड्स के साथ जल्दी से भागता हुआ रूम के अंदर आया और उसने जल्दी से आदित्य को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, बॉस क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? जिस पर आदित्य ने गुस्से से कहा, अभी के अभी उस लड़की को ढूंढो जो कुछ देर पहले रूम में आई थी। वह यहाँ से भागी है। पूरे होटल की तलाशी लो और कोई सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मुझे वह किसी भी हालत में चाहिए, जल्दी करो। उसकी बात को सुनकर चिराग कंफ्यूज हो गया कि आखिरकार कौन सी लड़की थी जो बार बार उसके बॉस के रूम में किसी मिस्टर इंडिया की तरह आती है और उसे पता चलने से पहले ही गायब हो जाती है। एक पल के लिए तो उसे लगने लगा कि कहीं बॉस का ही तो दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना, जो उन्हें बार बार कोई लड़की दिखाई दे रही है। क्या पता उन्हें अपनी लेडी बॉस की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हो, वह भ्रम में किसी लड़की को सच समझने लगे हों। वहीं जब आदित्य ने देखा कि चिराग अभी भी वहीं खड़ा है, तो उसका गुस्सा उस पर ही और भी ज़्यादा फूट पड़ा था और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे कानों में क्या सुई घुसी हुई है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? उसकी बात को सुनते ही चिराग जल्दी से अपनी होश में वापस आया और वह बार बार अपने ख्यालों में खोकर कोई अपनी नौकरी को खतरे में डाल रहा था। उसे खुद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने जल्दी से कहा, सॉरी सॉरी बॉस, मैं अभी अभी लड़की के बारे में पता करता हूँ। ये कहते हुए वह जल्दी से सभी गार्ड्स को लेते हुए वहाँ से निकल गया था। जब पूरे होटल में उस लड़की की तलाश करने लगा। उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि सच में उसके बॉस के रूम में एक कोई लड़की गई थी, लेकिन वह लड़की वापस नहीं आई थी, जिससे उसने और भी ज़्यादा सीरियस होकर लोगों को आसपास उस लड़की को देखने के लिए कहा। वहीं आदित्य ने अपने भीगे चेहरे को तौलिए से पोंछा और गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, अगर ये नैन्सी थी तो मुझसे भाग क्यों रही है? आखिरकार क्यों, मैंने क्या कर दिया? और अगर नहीं थी तो फिर वह कौन थी? उसकी आंखें अब गुस्से से साथ साथ हैरानी और बेचैनी भी थी। उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए गार्ड की फिर से संपर्क किया और उनके हर एक कदम को रिपोर्ट मांगी, लेकिन गार्ड्स को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। जिस पर आदित्य की परेशानी जैसे बढ़ती जा रही थी, उसने गुस्से से कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, चाहे जो भी हो जाए, मैं अब तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। आदित्य के सभी बॉडीगार्ड्स होटल के हर कोने में नैन्सी का सुराग ढूंढने में जुटे थे, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी उन्हें कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी। सीसीटीवी फुटेज में नैन्सी होटल के अंदर आती हुई तो दिखाई दे रही थी, लेकिन बाहर निकलने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। जैसे वह अचानक से हवा में ही कहीं गायब हो गई थी, जिससे वह परेशान हो गए थे। खासकर बेचारा होटल का मैनेजर, अचानक से आए दिन उसके होटल में कोई ना कोई बड़ा ड्रामा हो ही रहा था, जिस वजह से उसे अब अपने होटल की भी चिंता होने लगी थी कि कहीं ये होटल आदित्य ओबरॉय बंद ना कर दे। वह अपनी पसीने को पोंछते हुए आदित्य का ओबरॉय की हर चीज़ के साथ कोऑपरेट कर रहा था, वहीं उसकी कोई जानकारी नहीं थी। यह सब सुनकर आदित्य का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में झुंझलाहट को साफ देखा जा सकता था। उसने मेज पर अपना हाथ दे मारा और गुस्से से चिल्लाया, क्या कर रही हो? क्या लग रहा कर रही हो तुम लोग? इतनी छोटी सी बात का भी पता नहीं लगा सकते? उसे ढूंढो किसी भी हाल में, मैं अभी क्या अभी। उसकी बात पर गार्ड्स क्या ही कर सकते थे? बेचारे वह सहमे हुए बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि यह लड़की अगर इन्हें मिल जाए ना,
तो पहले तो उन्हें वहीं पर पीट देंगे, उसके बाद बॉस के पास लेकर आएंगे। लेकिन आदित्य का चेहरा अब भी तमतमाया हुआ था, उसके अंदर गुस्से और बेबसी का तूफान मचा हुआ था। तभी होटल के बाहर एक जोरदार आहट हुई। लगातार कई सारी ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ियां एक के बाद एक होटल के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई। गाड़ियों की चमचमाती हुई बॉडीगार्ड्स और बड़े उनके साथ खड़े हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स में माहौल को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया था। सभी गाड़ियों के दरवाजा एक साथ खुले और सबसे आखिरी गाड़ी में से एक शख्स उतरा, जिसकी चाल में गजब का कॉन्फिडेंस, चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वह कोई और नहीं बल्कि नितांत था। नितांत काले रंग का हाई कॉलर कोट पहने हुआ था और उसके साथ उसके स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त हाईली स्किल्ड बॉडीगार्ड तैनात थे। उनकी उपस्थिति ने ऐसा लगा जैसे हर कोई उन्हें देखने से पहले ही समझ गया हो कि आदमी काफ़ी ज़्यादा खास है। जैसे ही नितांत अंदर बढ़ा, चिराग, जो कि एंट्रेंस पर खड़े होकर उस लड़की को ही ढूंढ रहा था, उसे देखकर वह अचानक से खुश हो गया था और तुरंत आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। चिराग ने थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। सही में बॉस ने तो हमारा कोरमा बना रखा है। जिस पर सिद्धांत पहले से ही अपनी गंभीरता और नियंत्रण के लिए जाना जाता था और बिना किसी प्रतिक्रिया के चिराग को देखता रहा। लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो गई थी और उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मरना चाहती हो? जैसे ही चिराग ने यह सुना, अचानक से उसके हाथ पैर जैसे कांप गए थे। उसने जल्दी से मनाते हुए कहा, अच्छा सॉरी, इतना सीरियस होना भी जरूरी है क्या? जिस पर नितांत ने उसके सवाल का इग्नोर करते हुए एक सवाल सीधे ठंडे और चेहरे में पूछा, बॉस कहाँ हैं और उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? जिस पर चिराग ने तुरंत सिर हिलाया और आश्वस्त किया, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नितांत ने अपनी गर्दन हल्के से झुकाई और बिना कोई सवाल किए तेजी से होटल के अंदर की ओर बढ़ गया। उसकी चाल इतनी सधी हुई थी कि पूरे होटल का स्टाफ चुपचाप किनारे खड़े हो गए थे। उसके पीछे पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स भी चल पड़े, लेकिन कुछ वहीं पर खड़े हो गए थे। चिराग भी जल्दी से नितांत के साथ चलने लगा था। नितांत ने चलते हुए बिना उसकी तरफ पूछा, यहाँ पर फिर से कुछ हुआ है क्या? जिस पर चिराग ने उसे सारी बातें बता दी थी। यह सुनकर नितांत ने एक कदम एक पल के लिए रुक गए थे और उसने जल्दी से एक बॉडीगार्ड की तरफ कुछ इशारा करते हुए किया। उसके इशारे को समझते हुए वह बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से चला गया था और वह वापस से आगे की तरफ बढ़ गया था। वहीं यह देखकर चिराग समझ गया कि जरूर उसने इस चीज़ की जानकारी के लिए भेजा हुआ। यह सुनकर अचानक से वह खुश हो गया कि चलो अब उसकी तो जान छूटेगी। थोड़ी देर में नितांत आदित्य के सामने था। आदित्य, जो अभी तक अपने गुस्से और बेचैनी में खोया हुआ था, जैसे उसने नितांत को सामने देखा उसे याद आया कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया था। उसने खुद को थोड़ा संभाला और नितांत की ओर देखा। आदित्य की गंभीर और ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें बुलाने का कारण पता है ना? उसकी बात सुनकर नितांत ने सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ बॉस, और मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब आप बस आपके आदेश का इंतजार है। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया और थोड़ी देर के लिए नैन्सी की घटना को अपने दिमाग से अलग करते हुए कहा, उनकी खबर मिली? नितांत ने आदित्य की बात को समझते हुए तुरंत जवाब दिया, हाँ बॉस, उनके हर ठिकाने की जानकारी ली गई है, वे ज़्यादा दूर तक नहीं है। हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आदित्य ने गुस्से से अपने जबड़े भींचते हुए कहा, अब और देर नहीं, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उनका आत्मा खात्मा आज ही होना चाहिए। नितांत ने आदित्य की बात का समर्थन करते हुए कहा, यस बॉस, मैंने अपनी हाईली स्किल्ड लॉग तैयार कर रखी है, हमें बस आपके आदेश चाहिए। आदित्य ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो हर योजना के अंतिम रूप दे रहा हो। फिर उसने अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा सख्त लहजे में कहा, तो चलो, अब उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नितांत ने सिर झुकाकर आदित्य के आदेश का पालन किया और तुरंत अपनी टीम को संकेत दिया। सभी बॉडीगार्ड्स फुल एक्शन में आ गए। नितांत ने अपने ईयरपीस के माध्यम से अपनी टीम को हर जरूरी निर्देश देना शुरू किया और उसने अपनी टीम को बताया, हर पोजीशन को कवर करो, बॉस को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी बॉडी आदित्य अपने ब्लैक कलर के 30 फ्री सी सूट में अपनी रूम से बाहर आया, होटल के बाहर निकल गया और बाहर खड़ी हुई गाड़ियों में से एक के अंदर बैठ गया था। वह गाड़ियाँ अचानक से वहाँ से कहीं जाने के लिए निकल गई थी। तो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर 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 लाइक कर लें और प्लीज़ लाइक ही कर लो, छोटी सी रिक्वेस्ट करी, प्लीज़।